हेलो मेरे शेर, क्या हाल चाल। एकदम तोड़ना है, फोड़ना है, एग्जाम में टॉपर बनकर ही छोड़ना है। मेरे स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का ये क्लास है। पीछे के सारा चैप्टर का पढ़ा दिया हूं, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, ये चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं ना कि रे ऑप्टिक्स में लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या ज्यादा होगा। यानी अगर एक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन करवाता हूं तो लगभग मेरे बच्चों 2 से 2.5 वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। 60 क्वेश्चन के लिए 2 होगा, 60 से ज्यादा होगा तो 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आएगा। तो ये हमारा मेरे बच्चों पार्ट 1 है, आपको पता हो गया। चलिए क्लास करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए जल्दी से। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। साथ साथ में मेरे बच्चों एमिंग हाई ऐप ना प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, तैयार हो जाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पे कोर्स मिल जाएगा पूरा के पूरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है। यानी किससे छोटा और वर्चुअल, समझ रहे, किस मिरर से स्मॉल और वर्चुअल बनता है। देखिए, जैसे ही वर्चुअल इमेज की बात की है मेरे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब का, तो दिमाग में आता है कि सर जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण, इससे भी छोटा बनता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इससे भी इससे भी वर्चुअल बनता है, इससे ही वर्चुअल बनता है। लेकिन आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर में फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल बनता है लेकिन बड़ा बनता है, और कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं तब वर्चुअल बनता है और छोटा बनता है। तो छोटा और वर्चुअल बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसका सही आंसर सी होगा। और वहीं बड़ा और वर्चुअल बोलता तब हो जाता कॉनकेव मिरर, तो बी होता, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वस्तु से बड़ा आभासी, अच्छा किससे मेरे बच्चों वर्चुअल और मैग्नीफाइड, समझ रहे हैं ना, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तभी मैंने बोला वर्चुअल में छोटा बोलेगा तो कॉन्वेक्स और बड़ा बोलेगा तो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। इसका सही आंसर बी हमारा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। आपको पता होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना तो अपने ओरिजिनल रास्ता से मुड़ जाता है। कभी मेरे बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कभी अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यह होता है स्पीड के बदलने के कारण। जैसे हवा में चल रहा है लाइट, टुगड़ा माँ टुगड़ा माँ टुगड़ा माँ जी, तो हवा में तो स्पीड सबसे ज्यादा होता है। और हवा से स्पीड, अगर मान लीजिए लाइट चला गया पानी में तो पानी में स्पीड कम गया, तो पानी में उसका स्पीड कम गया, इसलिए वो अपने रास्ता से मुड़ जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। वहीं अगर स्पीड बढ़ता है, ऐसे माध्यम में चला गया जिसमें स्पीड बढ़ गया, तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, आपको पता होगा। और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कभी कभी अगर ये पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है तो स्पीड बदलने के कारण प्रकाश का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तब, अच्छा कह रहा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू, रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है तो स्पीड बदलने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। आंसर है, अभी ना मैंने बताया कि स्पीड बदल जाता है इसीलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा। अच्छा, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हो गया अपवर्तनांक का। देखिए, जल यानी वाटर, वाटर का मेरे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितने का, 4/3। यस सर। कांच यानी ग्लास, ग्लास का दे रखा है 3/2। तो पूछ रहा है जल का कांच की अपेक्षा यानी कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो वाटर का ग्लास निकालना हो तो फार्मूला पढ़ा होगा, वाटर का बाई ग्लास का आपने पढ़ा होगा। वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2। सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, सॉल्व करके आ जाएगा 8/9। तो इसका सही आंसर हमारा 5 का डी हो जाएगा, 8/9। ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला इसको याद रखिएगा, इसके जगह पर कोई दूसरा माध्यम भी दिया रह सकता है। जैसे बोलता फलाना माध्यम का चिलाना के रिस्पेक्ट में, तो फलाना का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते हैं, चिलाना का नीचे रखते हैं, दोनों का पता रहता है, डिवाइड करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर,
करा जल तथा कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 5/3 है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण पूछ रहा है मेरे बच्चों, देन व्हाट विल बी क्रिटिकल एंगल। पढ़े क्रिटिकल एंगल, जब लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो एक समय के बाद मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं मेरे बच्चों TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होने पे लाइट मुड़ता। नहीं पढ़े हैं? कहां पढ़े थे? पढ़िएगा दिल लगा के, कहीं भी पढ़िए, समय देकर तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ऐसे तो काम चलता नहीं है। टाइम पास नहीं करिए, सिर्फ रट के मत पढ़िए, बस एक कागज की डिग्री मिल जाएगी जिससे पता चलेगा अरे यार बोर्ड एग्जाम में पास हो गए। बस कोई फायदा नहीं है, बस खुद को खुश करना है थोड़ी देर के लिए, मम्मी पापा घर को सबको खुश करना है, कोई फायदा नहीं है। आप अपने साथ भी कर रहे हैं गलत और मम्मी पापा के साथ भी गलत कर रहे हैं बच्चों, तो ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए मेरे बच्चों, तो साइन सी आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल में कि साइन सी का फॉर्मूला होता है 1/μ ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मेरे बच्चों। तो पहले ये निकालना पड़ेगा डेंसर का म्यू रेयरर के रिस्पेक्ट में। तो डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऊपर डेंसर नीचे रेयरर, क्या क्या है, कांच है, और ये तो डेंसर हो गया 5/3। ओके ठीक है, रेयरर हो गया 4/3, कम है रेयरर हो गया, तो 3 से 3 कट के आ गया 5/4 ये वैल्यू। तो यही फार्मूला होता है, तो 1/5/4 पुट कर देंगे। साइन सी की वैल्यू ये होती है क्रिटिकल एंगल का, ये सॉल्व होगा तो बनेगा 4/5, यानी साइन सी हो गया 4/5। तो यहां से सी निकालेंगे तो साइन इनवर्स 4/5, यही हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चों, यानी सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 4/5। इसका आंसर मेरे बच्चों ए हो गया, देख लीजिए 6 का। चलिए 7 नंबर मेरे बच्चों, 7 नंबर पढ़िए, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अब समय देख के प्रकाश वर्ष देख के लोगों को लगता है ना कि समय का मात्रक है, नहीं, दूरी का, डिस्टेंस का, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि अगर कोई लाइट चले तो 1 साल में 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं लाइट ईयर, और ये डिस्टेंस का मात्रक होता है, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों दूरी का 7 नंबर। चलिए 8 नंबर मेरे बच्चों देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर पढ़े हैं ना, जो TIR पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। जब लाइट को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट को भेज देते हैं। 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जब लाइट मेरे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में आता है तो ऐसे टकरा कर, ऐसे टकरा के, ऐसे टकरा के, ऐसे चला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन भी है, वेव गाइड भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए 9 नंबर, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। ड्यू टू विच रीजन एयर बबल इनसाइड द वाटर साइंस। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको पता होगा कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अगर डाल देंगे तो हवा का बुलबुला मेरे बच्चों रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, और पानी ये डेंसर हो जाएगा, जब प्रकाश इसमें घुसेगा तो इसके बाद बाहर नहीं निकल पाएगा, और TIR के कारण ये चमकते रहेगा मेरे बच्चों, TIR के कारण चमकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10 नंबर, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगी तो इसका तरंग दैर्ध्य। व्हेन लाइट एंटर्स इन ग्लास देन इट्स वेवलेंथ। जब कांच के अंदर कोई लाइट प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में ना थोड़ा सा या तो बोलिए कि डाटा अनसफिशिएंट है, आंकड़ा अपूर्ण है, ये बोल सकते हैं आंकड़े अपूर्ण है, डाटा इनसफिशिएंट। नहीं तो अब सोचिए कि बोल रहा है कि कांच के अंदर लाइट गया तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, लेकिन ये तो बताइए न किया है बउआ कि किस माध्यम से कांच के अंदर आया लाइट, किस मीडियम से आया। क्या हवा से कांच के अंदर आया, सर नहीं पता है। क्या डायमंड से कांच के अंदर आया, सर नहीं पता है। जैसे मान लीजिए रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वेवलेंथ और स्पीड कमता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो वेवलेंथ स्पीड बढ़ता है। जैसे हवा से कांच में आएगा तो कांच हो गया सघन माध्यम, तो उसमें स्पीड और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य दोनों कम जाएगा। लेकिन यहां तो कुछ दिया ही नहीं, तो इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन कई सारे बुक में ना दिया रहता है घटता है, तो घटता है हम बोल सकते हैं, लेकिन हवा क्लियर कहां किया है। जैसे अगर मान लीजिए कि हीरा से कांच के अंदर आया लाइट, तो हीरा के तो मेरे बच्चों ज्यादा ना होता है जी। हीरा के अंदर अगर कांच लाइट आया तो हीरा का ज्यादा ना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ज्यादा डेंसर है, तो वहां तो कांच के अंदर आएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहां कुछ भी नहीं बोला है मेरे बच्चों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। 10 के बाद चलिए 11 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, पढ़िए।
कह रहा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक। यहां पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तरीके 20 कर लीजिएगा सही आंसर। हाँ, यहां मिरर लिखा है, मिरर दर्पण, लेंस नहीं एक्चुअली दर्पण है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी दो स्थिति में वस्तु के बीच की दूरी जिन पर वस्तु का प्रतिबिंब का आकार दोगुना होगा। अच्छा, आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर में मेरे बच्चों इमेज बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता है बट बड़ा भी बनता है, और दो जगह पर बड़ा बनता है। कब? एक फोकस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऐसे फोकस के अंदर, तो आपको पता होगा कि दर्पण के पीछे बनता और बड़ा बनता है, और एक फोकस और सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब मेरे बच्चों कहीं इधर बनता है और बड़ा बनता है। देखिए, तो आपसे साफ साफ प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों वस्तु की स्थिति के बीच की दूरी निकालें। समझें? तो आप क्या करें कि पहला बार जब वस्तु को यहां रखे तो इसके लिए वस्तु दूरी अलग निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरा बार जब यहां रखे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग निकाल लीजिए, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो वस्तु के बीच की दूरी निकल जाएगी। ओके, चलिए मैं निकालता हूं। देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज का आकार दुगना हो, प्रतिबिंब दुगना हो, यानी एम का वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चों +-2। +-2 इसीलिए क्योंकि जब हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो एम की वैल्यू +2, और जब वास्तविक यानी रियल इमेज बनेगा तो एम की वैल्यू -2। और हम सबको पता है कि एम की वैल्यू होती है f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ठीक है मेरे बच्चों। तो m की वैल्यू अगर +2 लेंगे यानी वर्चुअल इमेज के लिए, काल्पनिक के लिए m की वैल्यू +2, f की वैल्यू मेरे बच्चों -20 सेंटीमीटर, -20, और u यहां से पुट करके निकाल लेंगे, इंटू करिएगा तो आ जाएगा -40 इक्वल टू -40 और -2u। देख लीजिए, 20 दूना 40, -40 -2u इक्वल टू -20, ठीक है बच्चों। यहां से अगर 2u की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा -40 + 20 -20, और u की वैल्यू यहां से आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट आया ये वाला, ये -10 आ गया। और वहीं m की वैल्यू रियल इमेज के लिए m की वैल्यू कितना यूज करेंगे? +-2, उल्टा बनता है ना रियल इमेज, तो m की वैल्यू -2, तो -2 इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, f की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाई -20 माइनस यू। सॉल्व करेंगे, इंटू कर लीजिए, यहां से सॉल्व करेंगे आ जाएगा -40 बच्चों, यस सर, +40, 40 + 2u इक्वल टू -20। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसे, सॉल्व कर लेंगे तो 2u इक्वल टू जाके हो गया 60, -40 -20 60, u इक्वल टू आ गया यहां से कितना 30, -30। ओके, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के दूरी पे ये है, जब ये वाला दुगना बना तो ये इमेज 30 सेंटीमीटर पे, और ये इसके लिए जो इमेज है प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर पे, 10-30। तो वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? सोचिए, ये 10 और ये 30, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20, यानी 11 का सही आंसर मेरे बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो जय सिया राम, फिर मतलब ही क्या है। साल भर तो पढ़ेंगे नहीं ना, लास्ट में रटेंगे, और यूट्यूबर तो आपको बरगलाएगा ना। यूट्यूब पे लोगों का काम ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले और आपको बरगलाए, और आपके दिमाग में अरे भैया हम तो रट के पास हो जाएंगे। लाइफ बर्बाद कर रहे हो बच्चा लोग। अब पढ़िए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, लेकिन आगे से लाइफ में पढ़ने का मौका मिले ना तो शुरू से अच्छा पढ़िएगा और अच्छा से पढ़िएगा। और एमिंग हाई ऐप पे इसलिए मैंने पूरा कोर्स, डिटेल वाला कोर्स डाल दिया है ताकि आप लोग जाके वहां पढ़ सके। चलिए 12 नंबर देखते हैं मेरे बच्चों। 12 नंबर 12 में क्या करा, पढ़िए। करा यदि समान फोकस दूरी का दो अभिसारी लेंस, टू कन्वर्जिंग लेंस को मेरे बच्चों इक्वल फोकल लेंथ एफ के बराबर कांटेक्ट में रखे हैं तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? ये देखिए, इसका भी एफ, इसका भी एफ, इक्विवेलेंट f/2 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 भी f, 1/f2 भी f। सॉल्व करेंगे 2/f, यहां से रिवर्स करेंगे बच्चों तो f/2। तो 12 का सही आंसर सी होगा। रिवर्स करेंगे ना, ये फॉर्मूला होता है ना इक्विवेलेंट निकालने का, संपर्क में रखते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़े होंगे आप। 3 वो रहता था 3 करके लिए करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। करा नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2, सटा करके रख दिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो
जो कॉम्बिनेशन होगा, जो दोनों को मिलाने से बनेगा, उसका फोकल लेंथ कितना होगा। सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से निकाल लीजिए। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एलसीएम आ जाएगा f1 f2, यहां से आ जाएगा f1 प्लस f2। रिवर्स करेंगे मेरे बच्चों तो f इक्वलेंट की वैल्यू यहां से रिवर्स करने के बाद आ जाएगा f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। इसका सही आंसर बी हो जाएगा बच्चों, 13 का सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर बच्चों, लेंस का फोकस दूरी एक का -15 सेंटीमीटर है, एक का -25, एक का +45। तीनों को सटा करके रख दिए हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, कैलकुलेशन करके निकाल पाएंगे क्या, आप मुझे बताइए जल्दी से। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 15 का, 1/f2 -25 का और 1/f3 45 का। तीनों का एलसीएम लेके निकाल लीजिएगा, 1/f इक्विवेलेंट निकल जाएगा, रिवर्स कर दीजिएगा और कौन आंसर आता है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तो पता चलेगा हमको कि कौन कौन बच्चा ऐसा है ना जो पढ़ते हैं दिल लगा के, तब तो पता चलेगा ना जी, ऐसे पता नहीं चलता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कि कौन बच्चे लास्ट तक पढ़ते हैं, उसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा तीनों का वैल्यू रख के। और आंसर नहीं मैच करेगा तो ये बताइएगा सर आंसर मैच नहीं किया, हो सकता है आंसर मैच ना भी करे, इस क्वेश्चन पे हमको डाउट हो रहा है। 15 नंबर, एक लेंस का पावर 2 डायोप्टर है और एक का -3.5 डायोप्टर, दोनों को संपर्क में रखें, कांटेक्ट में इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। भैया दो लेंस को सटा के रखते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और इक्विवेलेंट पावर होता है मेरे बच्चों कैसे, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो दोनों को सटा के रखे हैं तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है तुल्य क्षमता। दोनों को सटा के रखे हैं ना, तो दोनों को सटा के रखने पर जो तुल्य क्षमता आएगा वो P1 प्लस P2 हो जाता है। तो एक 2 का एक -3.5 का, दोनों को जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा कितने का, -1.5 डायोप्टर। क्लियर बहादुर बच्चों, एक 2 का एक -3.5 का, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा -1.5 का। इसका आंसर 15 का भी। चलिए 16 नंबर बच्चों देख लीजिए, दो लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर है, देख रहे हो आप, यस सर, दो लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर है और +5 डायरेक्टर नहीं डायोप्टर है। ठीक, तो फोकस दूरी दोनों को जोड़ने से कितना आएगा। तो एक काम करिए, दो तरीके से बनाइए। पहला तरीका, दोनों का पावर पता है, इसका और इसका, दोनों का एफ अलग अलग निकाल लीजिए तब बनाइए। नहीं तो दोनों का पावर पता है, टोटल पहले P निकाल लीजिए और P निकाल के तब निकाल लिए एफ। जैसे देखिए एक का P1 एक का P2 पता है ना, तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू P1 प्लस P2 तो -15 प्लस 5, सॉल्व करेंगे -10 डायोप्टर। तो अब कह रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/p इक्विवेलेंट, P इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/p। तो 1/-10 ये मीटर में आएगा और ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया तो इसमें 100 से इंटू कर रहे हैं। चल 100 से क्यों इंटू किया है, मीटर को सेंटीमीटर में बदले भैया, सॉल्व करेंगे तो -10 सेंटीमीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा 16 का। देख लीजिए 17 नंबर देखते हैं बच्चों, ढिचक्वाइन से करा 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर के दो लोग को सटा के रखे, क्षमता क्या होगा, ये भी आसान है। दोनों का एफ दिया है तो एफ दिया तो पहले पी निकाल लीजिए, या एफ दोनों के एफ से एफ इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फिर निकाल लीजिए पी इक्विवेलेंट। नहीं तो दोनों का एक काम करिए कि एफ एफ दोनों का एफ पता है तो पहले पी निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए मैं बनाता हूं, समझिएगा। दोनों का एफ पता है, पहले का P1 निकाल लीजिए, कितना होगा 1/f1, f1 है 20 सेंटीमीटर तो 1/20। सर 100 से डिवाइड क्यों किए इसमें 20 में, इसीलिए क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है भैया, पावर डायोप्टर में निकालना है तो मीटर में लेना पड़ेगा भैया। तो सॉल्व करेंगे तो 100/20 कितने का P1 हो गया, 5 डायोप्टर। ठीक, P2 निकालेंगे बच्चों तो 1/f2, f2 है -40/100, सॉल्व करेंगे 100/40 -2.5 डायोप्टर। तो अगर P इक्विवेलेंट निकालना रहेगा P1 प्लस P2 5 का और एक -2.5 का, सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा 2.5, B 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, दो ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो समतुल्य लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा, उत्तल ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी
एक सेकेंड, क्योंकि इसका भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये वाला का निगेटिव होता है, ठीक, लेकिन इसका भी F पॉजिटिव मेरे बच्चों और इसका भी F प्लस, दोनों का F प्लस, तो 1/F इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो 1/F1 प्लस 1/F2, तो ये भी प्लस और यहाँ F2 भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस मिलके प्लस आएगा, रिवर्स करेंगे प्लस ही आएगा, तो उत्तल का ही काम करेगा। वहीं दोनों अगर ये वाला होता अवतल, जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, तो दोनों अगर कॉनकेव लेंस तो इक्विवेलेंट भी कॉनकेव लेंस। ओके बच्चों, चलिए तैयार। 19 नंबर, पानी में हवा का द्वितल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक, समझिएगा ये सारा ना काफी VVI क्वेश्चन है बाबू, काफी VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चों कि पानी में हवा का द्वितल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक, देखिएगा पानी के अंदर कोई हवा का ऐसे बुलबुला है, ठीक, तो हवा का अगर बुलबुला उसमें द्वितल ऐसा वाला बुलबुला है, तो अगर ऐसा वाला लेंस होता है तो सबको पता है कि ये ऐसे करके लाइट आएगा और इसमें ऐसे जाएगा, यानी ये कन्वर्जिंग का काम करेगा, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब संतृप्तकारी लेंस, किरण को एक जगह पे ला करके ये मोड़ देगा, सब बच्चा को ये पता है ना जी, यस सर पता है। लेकिन ये पानी के अंदर रखा हुआ है मेरे बहादुर बच्चों, देख लीजिए पानी के अंदर, तो जब ये पानी के अंदर रखा हुआ है मेरे बहादुर बच्चों, अच्छे से देखिएगा, पानी के अंदर रखा हुआ है मेरे बहादुर बच्चों, तो अंदर में तो बुलबुला में हवा है, तो इसका अपवर्तनांक 1 हो गया और पानी का लगभग 1.3 होता है। तो आप सबको पता होगा कि अगर वातावरण का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो तो लेंस अपना नेचर, अपना प्रकृति बदल देता है, एकदम बदल देता है। अगर वातावरण में जिस माध्यम में रखे हैं ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो तो जो कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग बन जाएगा, और ये वाला लेंस होता है डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग बन जाएगा। तो जब इसमें कोई रे आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ये इसके जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि लेंस बना होता है 1.5 यानी ग्लास से, कांच से, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हवा का अपवर्तनांक 1 है, तो ये देखिए मेरे बच्चों वातावरण का कम है तो ये कन्वर्जिंग होता है, लेकिन वातावरण का ज्यादा हो जाएगा तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, क्योंकि अंदर में हवा है ना, तो हवा का 1 और बाहर का ज्यादा, तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब सारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे कहीं भी पढ़ें या मुझसे पढ़ें तो ये थ्योरी याद है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि जब लेंस के वातावरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक लेंस से बढ़ जाए तो लेंस अपना ना स्वभाव, नेचर, प्रकृति बदल देता है, वो रहता ही नहीं है, वो बदल जाता है। 20, कांच का अवतल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो वो क्या होगा। ओके देखिए, कांच का मेरे बच्चों ये वाला लेंस है, समझिएगा पहले ये, तो ये वाला लेंस पहले कौन सा काम करेगा, ऐसे डाइवर्जिंग का, ये लेंस मेरे बच्चों डाइवर्जिंग का काम करेगा, सबको पता है कि डाइवर्जिंग का काम करेगा, यस सर डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। अब कह रहा है कि इसको पानी के अंदर डाल दिए, तो लेंस का पहले बड़ा फिगर ड्रॉ करता हूं, एक सेकेंड, देखिए ये लेंस है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है जी सर, और ये डाइवर्जिंग का ऐसे काम करेगा, इस पे रे आएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। अब अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी का म्यू 1.3 हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या अपना ये नेचर बदलेगा, डाइवर्जिंग है वो डाइवर्जिंग से बदलेगा, यानी जो अपसारी है क्या अपसारी से बदल जाएगा, रे जो पसर रहा है क्या अपसारी से बदलेगा, आंसर है नहीं, अपसारी से ये रे बदलने वाला नहीं है, इसलिए अपना लेंस नेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि इस नेचर बदलने के लिए वातावरण में ज्यादा अपवर्तनांक चाहिए लेंस से, तो वो तो नहीं बदलेगा। लेकिन पानी डाल दिया तो उससे क्या अंतर होगा कि पहले देखिए, पहले हवा था, मान लीजिए हवा था, ठीक, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, तो दोनों के बीच 1.5 का 0.5 का अंतर है, इसका 1 इसका 1.5 तो 0.5 का अंतर है ना, यस सर दोनों के बीच 0.5 का अंतर है। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3, तो अब 0.2 यानी अंतर कम गया, तो पहले जितना से रे को मोड़ रहा था उतना से रे को नहीं मुड़ेगा, कम से रे को मुड़ेगा, ये देखिए कम से रे को मुड़ेगा, मतलब कहने का मतलब फोकस दूरी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ऐसे होगा, यानी अब हो जाएगा कम अपसारी। 20 का सही आंसर मेरे बच्चों सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20 का सही आंसर। देखिए डिटेल्ड कोर्स पढ़े होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो बच्चों रट के तो पास करने वाले बहुत सारे होते हैं, उनका तो बात ही नहीं करना है, जो रट के पास करते हैं उनका क्या कहना है। चलिए बच्चों ट्राई करिए, ये क्वेश्चन है 21 नंबर। एक द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है,
यदि ऐसे पदार्थ जिसका 1.5 से लेंस मेकर फार्मूला देख लीजिए, ये लेंस है, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्लस 10, क्योंकि इधर इसका त्रिज्या होगा, इस साइड का पॉजिटिव होता है, और दूसरा मेरे बच्चों त्रिज्या इधर होगा इसलिए निगेटिव होगा। तो R2 हमारा -15 सेंटीमीटर है, म्यू 1.5 है, एफ पूछा जा रहा है। लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे जिसको बोलते हैं लेंस निर्माण का सूत्र, O1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 O1/R1 माइनस O1/R2। म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई, 1.5 माइनस 1, O1/R1 की वैल्यू 10, O1/R2 की वैल्यू -15। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15, 1.5 माइनस 1 0.5 यानी 1/2। एलसीएम 10 15 का 30 होगा, 10 से 3 टाइम में, 15 से 2 टाइम में, तो और ये आ गया मेरे बच्चों कितनी 5, तो ऊपर में 5 और नीचे में कितना आ गया 30 दूना 60 1/f। तो f निकालेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे ना, तो 60/5, तो कितना से 12 25 60, इसका आंसर हो जाएगा ए। समझे, ये 1/f निकला, म्यू माइनस 1 O1/R1 माइनस O1/R2, R1 इधर होगा इसलिए पॉजिटिव, R2 उधर होगा इसलिए निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर मेरे बच्चों देखिए, 22 नंबर 22 नंबर ट्राई करिए मेरे बहादुर बच्चों। देखिए 22 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। 22 में कह रहा है एक, पढ़िए, कह रहा है एक उभय उत्तल लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। उभय उत्तल मतलब दोनों साइड से ऐसा वाला शेप है, ये देखिए ऐसा वाला, ठीक, और इसका दोनों का रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो इधर +20 होगा, ये -20, ठीक है मेरे बच्चों। तो कह रहा है फोकल लेंथ कितने का होगा, 20 ही आएगा, निकालिए ना। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू 1.5 माइनस 1, O1/R1 20 का, O1/R2 मेरे बच्चों -20 का, माइनस माइनस प्लस, O1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 मतलब 1/2, O1/20 प्लस O1/20 2/20 मेरे बच्चों, 2 से 2 कट गया, रिवर्स करेंगे तो f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो 22 का सही आंसर हमारा सी आएगा। सब लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माण के सूत्र पे आधारित है। ये क्वेश्चन देखिए, एक लेंस का मेरे बच्चों फोकस दूरी अगर देखेंगे एक लेंस का तो 20 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं, यस सर। म्यू की वैल्यू मेरे बच्चों 1.5 है, यस सर, और उसे एक ऐसे मीडियम में रखें कि मीडियम का भी म्यू 1.5 है, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी। भैया लेंस का म्यू 1.5, ये वातावरण है मेरे बच्चों, इसका भी म्यू 1.5, दोनों का सेम है, तो कोई भी जो रे आएगा वो सीधा पार कर जाएगा ना। सोचिए ना, दोनों का अपवर्तनांक सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो कोई भी रे आएगा, किरण आएगा, सीधा पार कर जाएगा, तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, पावर हमारा 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ इंफिनिटी, तो पावर निकालेंगे तो 1/f, 1/infinity 0, ओके। तो याद रखिएगा कि दोनों का अपवर्तनांक अगर समान हो, वातावरण और लेंस, तो लेंस मुड़वे नहीं, रे किरण मुड़वे नहीं करेगा, वो सीधा पार करेगा, क्योंकि किरण मुड़ता है अलग अलग अपवर्तनांक के कारण ना, तो यहां सीधा पार कर जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा। अब पावर पूछता तो वो 0 हो जाता, क्षमता पूछता तो 0 हो जाता, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी लेंस हो, अगर लेंस और वातावरण का अपवर्तनांक सेम हो तो रे सीधे पार कर जाता है। बाकी मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। चलिए 24 नंबर देख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या होगा 24 नंबर, ये चलिए कोई बात नहीं, 24 का आंसर आप बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेकर के। बाकी हम अगले क्लास में 24 से करवाएंगे, जैसा मैंने बोला कि 2 से 3 वीडियो में पूरा रे ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो कल आपका वो भी आ जाएगा बच्चों, पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से खत्म कर देंगे। थैंक यू बच्चों, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देखना है, तब अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।